पहले चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर मानी जाती थी और पहले राजस्थान में 135 किलोमीटर चंबल नदी बहती थी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर मानी जा रही है और राजस्थान में इन आंकड़ों के हिसाब से चंबल नदी 322 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, ओके, ये हो गई लंबाई। ये लंबाई के दोस्तों नवीनतम आंकड़े आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए राजस्थान की सभी नदियों की जो नवीनतम लंबाई है वो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे चंबल नदी की लंबाई तो हो गई 1051 किलोमीटर। आपसे पूछ ले बनास नदी की लंबाई बताइए। बनास नदी की लंबाई है दोस्तों 512 किलोमीटर, जो पहले 480 किलोमीटर मानी जाती थी। बनास नदी की लंबाई का पहले पुराना आंकड़ा कितना था भाई? 480 किलोमीटर। वर्तमान में बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ रहे दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की लंबाई बताइए। राजस्थान में पश्चिमी बनास नदी की लंबाई 226 किलोमीटर मानी जाती है। बनास अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। पश्चिमी बनास डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं आपको। यह नया सोनवारा सिरोही से निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। 226 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पश्चिमी बनास नदी के किनारे आबू शहर स्थित है और गुजरात का डीसा नगर स्थित है। एक तो कुकड़ी और एक सूकली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, जबकि सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की 1051, बनास की 512, पश्चिमी बनास की 226। एक ध्यान रखना दोस्तों घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी की लंबाई बताइए। घग्गर नदी की लंबाई है दोस्तों 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है भाई? 465 किलोमीटर। एक आपको ध्यान रखना दोस्तों माही नदी की लंबाई। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। एक ध्यान रखना दोस्तों साबरमती नदी की लंबाई। साबरमती नदी की लंबाई है दोस्तों 416 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई राजस्थान में भी ध्यान रखें। माही नदी की लंबाई राजस्थान में है भाई 171 किलोमीटर। माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 171 किलोमीटर। साबरमती का भी ध्यान रखना है। साबरमती की राजस्थान में लंबाई है भाई 45 किलोमीटर। और कौन सी नदी का ध्यान रखोगे आप? साबरमती हो गई, माही हो गई, घग्गर हो गई, पश्चिमी बनास हो गई, बनास हो गई और चंबल हो गई। ये सभी नदियां हैं दोस्तों जिनकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है। दोबारा देखिए नदियों की लंबाई देखिए नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 322 किलोमीटर है। 1051 कुल लंबाई है। बनास नदी की वर्तमान लंबाई 512 किलोमीटर है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से 480 किलोमीटर मानी जाती थी। पश्चिमी बनास नदी की लंबाई 226 किलोमीटर है। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है भाई, और साबरमती नदी की राजस्थान में लंबाई है 45 किलोमीटर। तो ये दोस्तों लंबाई से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े हो गए। कौटिल्य को तो जानते हो ना दोस्तों आप। कौटिल्य, इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त, या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों चाणक्य। इसी का दूसरा क्या नाम है? चाणक्य। और दोस्तों ये तक्षशिला का शिक्षक था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ता था दोस्तों ये कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। और तक्षशिला वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में है। कौन से में है भाई? पाकिस्तान में। प्राचीन समय के दो विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा चर्चित रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक तो दोस्तों तक्षशिला और दूसरे का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में बनी हुई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दोस्तों भारत के बिहार राज्य में था भाई। भारत के कौन से राज्य में था? बिहार राज्य में बना हुआ था ये नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका भी आप ध्यान रखें। इस कौटिल्य का बारे में बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रधानमंत्री था दोस्तों, और इसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, या भारत में मौर्य साम्राज्य का मुख्य राजा बढ़ता है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के बारे में एक और ध्यान रखना, इसने दोस्तों एक किताब लिखी थी कौटिल्य ने। इसके द्वारा लिखी गई किताब को अर्थशास्त्र कहा जाता है भाई। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो ये तो सब जानते हैं दोस्तों कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, लेकिन यहां जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों
एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यह है, पूछा जाता है अर्थशास्त्र किताब या ग्रंथ जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसका विषय क्या है, यानी कौन से विषय पे लिखी गई। क्या ये इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पे लिखी गई, क्या ये भूगोल पे लिखी गई, क्या ये इतिहास पे लिखी गई, या फिर दोस्तों ये अर्थशास्त्र पुस्तकें मतलब कि राजनीति विज्ञान पे लिखी गई, पॉलिटिकल साइंस पे लिखी गई। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका बस नाम ही है अर्थशास्त्र। ये दोस्तों अर्थव्यवस्था पर नहीं लिखी गई, यानी इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है। यह दोस्तों पॉलिटी की किताब है, सामान्य राजनीति की किताब है। तो अर्थशास्त्र कौन से विषय की किताब है भाई? राजनीति की किताब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे के द्वारा, एसएससी के द्वारा, राजस्थान पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा और राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा कई टीचर की एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध कौन से विषय से है? राजनीति से है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चंबल नदी के बारे में किसी जलप्रपात की बात करते हैं। जलप्रपात यानी झरने जैसी आकृति होती है। जब नदी का जल दोस्तों चट्टान से झरने के रूप में नीचे गिरता है ना, तो दोस्तों एक जलप्रपात की संरचना बनाता है। किसकी संरचना बनाता है भाई? जलप्रपात की संरचना बनाता है। इसे वाटरफेल भी कह सकते हैं अपन, जलप्रपात। इस चंबल नदी पर दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है भाई चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है भाई? चूलिया जलप्रपात। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ स्थान पर है भाई। कहां पर है? भैंसरोडगढ़ स्थान पर। पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन से स्थान पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है। या यह भी पूछा जा सकता है चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इसे चंबल नदी पर है भाई। यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई बताइए कि ये कितने मीटर ऊंचा है। चूलिया जलप्रपात दोस्तों 18 मीटर ऊंचा है। कितना है भाई? 18 मीटर ऊंचा। दोबारा देखिए आप, जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है, चंबल नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यह तो हो गया दोस्तों राजस्थान का जलप्रपात। एक दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई जोग जलप्रपात। क्या नाम है इसका? जोग, या आप इसे दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी कह सकते हैं। कौन सा जलप्रपात कह सकते हैं? गरसोप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात कह दीजिए, गरसोप्पा जलप्रपात कह दीजिए, या दोस्तों इसका लेटेस्ट नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी नवीनतम नाम है इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले तो बता देना 255 मीटर ऊंचा है ये। जोग जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा है भाई? 255 मीटर ऊंचा। आपसे पूछ ले जोग जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में है? यह भारत के कर्नाटक राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और नदी भी पूछ ले, जैसे पूछा था चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 255 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है, यह कर्नाटक राज्य में कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना यह शरावती नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारी एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा हो गया, भारत का सबसे ऊंचा हो गया। अब देख लीजिए दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों साल्टो एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? साल्टो एंजिल कह दीजिए ये, या फिर इसे अकेला एंजिल जलप्रपात बता दीजिए। ये साल्टो एंजिल जलप्रपात दोस्तों 979 मीटर ऊंचा है भाई। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संसार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है साल्टो एंजिल जलप्रपात, जो 979 मीटर ऊंचा है। ये साल्टो एंजिल जलप्रपात दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों वेनेजुएला। उस वेनेजुएला देश में स्थित है दोस्तों साल्टो एंजिल जलप्रपात। आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये साल्टो एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों यह केरो नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है?
केरो नदी पर। दोबारा देखें, सभी प्रकार के जलप्रपात देखें। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहां है? बेसरोडगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में है। बेसरोडगढ़ तो जानते हो, चित्तौड़गढ़ जिले का जो खंडित भाग है उसी को बेसरोडगढ़ कहा जाता है। और यह बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले की मुख्य भूमि से अलग होता है दोस्तों भीलवाड़ा जिले से। कौन से जिले से? भीलवाड़ा जिले, यानी चित्तौड़गढ़ जिले को खंडित करने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के खंडित भाग को क्या कहा जाता है? बेसरोडगढ़ कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ जिला जो मुख्य है ना दोस्तों, ये मुख्य तो यहां रह जाता है। फिर यहाँ दोस्तों बीच में एक भीलवाड़ा जिला आ जाता है, राजस्थान का आयताकार जिला आ जाता है। और यहाँ दोस्तों भीलवाड़ा के आगे की ओर एक खंडित अवस्था में चित्तौड़गढ़ जिले का एक छोटा भाग और देखने को मिलता है, उसे ही अपन बेसरोडगढ़ कहते हैं। और इसी स्थान पर दोस्तों ये चंबल नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछ ले, चूलिया जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना बताओ। जोग जलप्रपात है भाई, इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। कंटेंट का विशेष ध्यान रखें। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी तीसरा मुख्य जलप्रपात देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात और यह 979 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में है और केरो नदी पर स्थित है भाई। सभी प्रकार के कंटेंट क्लियर है ना जलप्रपात से संबंधित? ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, अभी तक सभी प्रकार के जलप्रपात क्लियर नहीं हुए हैं। राजस्थान में भी यदि और कोई जलप्रपात है तो वो भी मैं आपको सारे जलप्रपात क्लियर करवा देता हूं आज। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जलप्रपात, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात तो आपको यहां बता दिया मैंने, चूलिया जलप्रपात है। इसके अलावा भी दोस्तों अनेक जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पूछ ले जाए दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के भाई धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। आपसे पूछ ले, राजस्थान में अरना झरना जलप्रपात कौन से जिले में है? ये दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में है अरना झरना जलप्रपात। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दमोह जलप्रपात धौलपुर, अरना झरना जलप्रपात जोधपुर, एक दोस्तों आपसे पूछ ले मैनाल जलप्रपात। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर भीलवाड़ा के मैनाल स्थान पर है, यानी ये भीलवाड़ा में हो गया भाई, बिजोलिया के पास में। तो दमोह जलप्रपात धौलपुर, अरना झरना जलप्रपात जोधपुर, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा, चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात का ध्यान रखना दोस्तों, भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में है भाई। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। और ये मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है भाई? मांगली नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात के बाद में यदि कोई जलप्रपात है तो वह है भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में मांगली नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है और इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाकिस्तान में दोस्तों हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हकरा क्या है। पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। रही बात नाली की, नाली दोस्तों हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसी को दोस्तों नाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, इसी नाली क्षेत्र में नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाली किसकी नस्ल है? नाली एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों। भेड़ के बारे में पूछे जाने वाले सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। पूरे भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में। पूरे भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहां पाई जाती है भाई? आंध्र प्रदेश राज्य में। यदि अपन राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें कहां पर पाई जाती हैं, दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें देखने को मिलेगी आपको बाड़मेर राज्य में। कौन से राज्य में देखने को मिलेगी भाई? बाड़मेर राज्य में। और राजस्थान में सबसे कम भेड़ें देखने को मिलेगी आपको धौलपुर जिले में। पूछ लें कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कौन से जिले में पाई जाती है? बाड़मेर में। राजस्थान में सबसे कम भेड़ कहां पाई जाती है? धौलपुर में। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। भेड़ों के बारे में राजस्थान में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों। राजस्थान में एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है दोस्तों, उसका नाम है चोकला भेड़।
क्या नाम है? चोकला। दोस्तों चोकला भारत की नहीं, राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ कौन सी है? चोकला भेड़। और ये चोकला भेड़ दोस्तों राजस्थान के शेखावाटी प्रदेश में पाई जाती है, यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में। सीकर, चूरू और झुंझुनू में जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है उसी को दोस्तों चोकला कहा जाता है। चोकला राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ भी है, इसलिए दोस्तों इस चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, या भारत की मेरिनो कहा जाता है। दोस्तों इसे छापर भेड़ भी कहते हैं, पूछ लेगा छापर भेड़ किसे कहते हैं? चोकला भेड़ को। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। मेरिनो क्या है दोस्तों? मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये दोस्तों सर्वोत्तम किस्म की ऊन प्रदान करने वाली भेड़ है। तो सबसे उत्तम किस्म की ऊन कौन सी भेड़ प्रदान करती है? मेरिनो नस्ल की भेड़। इसीलिए दोस्तों चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। भेड़ के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखें दोस्तों, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र है दोस्तों अविका नगर। अविका नगर ये दोस्तों मालपुरा टोक में है भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर, मालपुरा टोक, यहां पर स्थित है दोस्तों भेड़ अनुसंधान केंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अविका नगर, मालपुरा टोक। एक और भेड़ के बारे में दोस्तों आप जानकारी रख लीजिएगा, मारवाड़ी नस्ल की भेड़। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल की भेड़ है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में दोस्तों सबसे ज्यादा इसी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ देखने को मिलती है? मारवाड़ी नस्ल की भेड़ देखने को मिलती है। और ये मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, जोधपुर संभाग के आसपास में देखने को मिलती है। इस मारवाड़ी नस्ल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी नस्ल की भेड़ में देखने को मिलती है? मारवाड़ी नस्ल में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अविका नगर, मालपुरा टोक में है। राजस्थान की सबसे सुंदर भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला भेड़। छापर भेड़ किसे कहते हैं? चोकला को। भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला भेड़ को। मेरिना कौन से देश की प्रमुख भेड़ है? ऑस्ट्रेलिया की। सर्वोत्तम ऊन प्रदान करने के लिए दुनिया में कौन सी भेड़ प्रसिद्ध है? मेरिनो भेड़। पूरे भारत में सबसे ज्यादा भेड़ें कहां पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। सबसे कम भेड़ कहां पाई जाती है? धौलपुर जिले में। नाड़ी नस्ल की भेड़ कहां पाई जाती है? घग्गर बेसिन में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। मुख्यतः नाड़ी नस्ल की भेड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलती है। तो भरतपुर में एक दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम है दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का क्या नाम है भाई? लोहागढ़। लोहागढ़, जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं, या कभी न जीता गया दुर्ग भी कहा जा सकता है। लोहागढ़, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग, यह भरतपुर के किले को कहा जाता है दोस्तों। यह लोहागढ़ राजस्थान के भरतपुर में है। दोस्तों इस लोहागढ़ के चारों ओर एक खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? खाई बनी हुई है। और उस खाई में दोस्तों एक पानी भर जाता है। पानी जिस नहर के द्वारा लाया जाता है ना, उस नहर का नाम है दोस्तों सुजान गंगा नहर। उस नहर का क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। और ये सुजान गंगा नहर दोस्तों इस मोती झील से लाई गई है। पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ के चारों ओर जो झील बनी हुई है, या लोहागढ़ के चारों ओर जो खाली जगह बनी हुई है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिसके चारों ओर पानी भरा जाता है, उसमें पानी किसके द्वारा आता है? सुजान गंगा लिंक नहर के द्वारा आता है। और ये सुजान गंगा लिंक नहर कहां से निकाली गई है? मोती झील से निकाली गई है। और ये मोती झील कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर है। और कौन सी झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों रूपारेल नदी के बारे में बस ये कंटेंट ध्यान रखना आप। रूपारेल नदी को वराह नदी या लसवारी नदी कहा जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में इस नदी पर सीकरी बांध है।
भरतपुर में ही रूपारेल नदी पर मोती झील है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसी मोती झील से एक लिंक नहर निकाली गई है लोहागढ़ दुर्ग तक, और इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसमें पानी दोस्तों इस सुजान गंगा नहर के द्वारा ही लाया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखें, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ये भरतपुर का शासक था दोस्तों। इस सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है दोस्तों, जाटों का प्लूटो या जाटों का प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक था दोस्तों। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। यह भरतपुर का शासक था दोस्तों। इसने इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ सूरजमल जाट ने भरतपुर में डीग के जल महलों का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों चूड़ामन जाट नाम का एक व्यक्ति था, चूड़ामन। उसने दोस्तों भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना की थी। बाद में आगे चलकर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी और ब्रजराज की उपाधि दी थी और भरतपुर में जाट राज्य की मान्यता प्रदान की थी। यहां दोस्तों इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसको अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहां पर अनेक अंग्रेजों ने आक्रमण किए थे। एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों लॉर्ड लेक, उसने ऐसा बताया था लगातार 5 बार आक्रमण किए थे इस लोहागढ़ दुर्ग पर, लेकिन एक बार भी इसको नहीं जीत सका, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अनेक मुसलमानों ने भी दोस्तों यहां पर आक्रमण किए हैं, या मुसलमान शासकों ने भी अनेक आक्रमण किए हैं इस दुर्ग पर विजय हासिल करने के लिए, लेकिन एक बार भी वो सफल नहीं हो सके। इसीलिए दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि हटजा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये कहावत किस दुर्ग के बारे में कही जाती है कि हटजा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों ये बात कही जाती है। इसी लोहागढ़ दुर्ग का एक और शासक था दोस्तों जो सूरजमल जाट का उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम था जवाहर सिंह जाट। जवाहर सिंह जाट, उस जवाहर सिंह जाट ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर दिया था और उस लाल किले पर जो अष्ट धातु के किवाड़ चढ़े हुए थे ना उनको उतार लाया था दोस्तों और उसको यहां लगा दिया था इस लोहागढ़ दुर्ग पे। ऐसा माना जाता है कि वो अष्ट धातु के दरवाजे या अष्ट धातु के जो किवाड़ थे वो मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के किले पर थे। भाई किसके किले पर थे? चित्तौड़गढ़ के किले पर, जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने जब वहां पर आक्रमण किया था तो वहां विजय हासिल करने के बाद में वहां ले गए थे दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता स्थल के बारे में देखें, इसे राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान में ताम्र सभ्यताओं की जननी तो किसे कहते हैं? गणेश्वर को। जबकि राजस्थान की ताम्रवती नगरी कौन से सभ्यता स्थलों कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है जो उदयपुर में है, बनास नदी पर है। राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कहां होता है? खेतड़ी झुंझुनू में होता है। अब देखिए जो गणेश्वर सभ्यता है ये आज से 2800 ईसा वर्ष पुरानी मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता स्थल का उत्खनन 1972 से 76 के बीच आरसी अग्रवाल और वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। इस गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं सबसे ज्यादा मिली है। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली है। राजस्थान में मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से। राजस्थान की उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए दोस्तों जहां से पत्थर के बांध मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता। और राजस्थान में उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां से दोस्तों बाणग का चिन्ह मिला है। यह बाणग क्या है? बाणग दोस्तों बाण का आगे का नुकीला भाग होता है जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग प्राचीन समय में शिकार करते थे, अतः ये लोग मांसाहारी थे। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। देख लीजिए दोस्तों एक बार 2 मिनट लगेगी, कालीबंगा के बारे में मुख्य जो जितनी भी जानकारी है इंपॉर्टेंट वो सारी बता देता हूं मैं। यहां देख लीजिए दोस्तों एक साइड में देख लीजिए कालीबंगा सभ्यता स्थल। कालीबंगा सभ्यता स्थल पूछा जाएगा कालीबंगा सभ्यता स्थल कहां है? हनुमानगढ़ में। ये कौन सी नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, या इसे दोस्तों काली चूड़ियां भी कह सकते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले में है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी दोस्तों ए घोष के द्वारा।
यानी अमलानंद घोष के द्वारा वर्ष 1952 में, सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज की गई। यहां से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन कब हुआ। उत्खनन हुआ था दोस्तों 1961-62 में। कालीबंगा सभ्यता स्थल का उत्खनन या खुदाई का कार्य कब किया गया था? 1961-62 में। ये दोस्तों दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। एक का तो नाम था दोस्तों ब्रजवासी लाल, एक व्यक्ति का तो क्या नाम था? ब्रजवासी लाल, और दूसरे व्यक्ति का नाम था दोस्तों बीके थापर। बीके थापर अर्थात 1961-62 में ब्रजवासी लाल और बीके थापर ने मिलकर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, या दोस्तों इसका खुदाई का कार्य किया। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सभ्यता की देन क्या क्या है अपने राजस्थान में, या कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या प्राप्त हुई या क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों एक तो भूकंप की जानकारी मिली है, पूछ लेगा राजस्थान में भूकंप की जानकारी कहां से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। राजस्थान में लकड़ी की नालियां कहां मिली है? कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिली है। राजस्थान में उस सभ्यता स्थल का नाम बताइए जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है या चौराहे बनाती है। समकोण पर काटने वाली सड़कें कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिली दोस्तों। कालीबंगा राजस्थान की वह सभ्यता है जहां दोस्तों मिश्रित फसल देखने को मिली, यानी गेहूं और जौ द्विफसल दोस्तों एक साथ अपने को देखने को मिलती है इसी कालीबंगा सभ्यता में। और ये कालीबंगा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों एक नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा एक किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। पूछ लेगा जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो इस क्वेश्चन का तो दोस्तों विशेष ध्यान रखें, रट लो दोस्तों इन क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। देखिए जल दिवस क्या 22 मार्च को मनाए जाते हैं? सही बात है दोस्तों, अपना आंसर सही है। जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पूछ ले आपसे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों जैव विविधता। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। दोबारा देखें, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस और 5 जून अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को। पश्चिमी बनास नदी का उद्गम नया सोनवाड़ा से होता है। यह नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। पश्चिमी बनास नदी की लंबाई 226 किलोमीटर है। दो इसकी नदियां ध्यान रखना, एक तो कुकड़ी नदी इसकी सहायक नदी है और एक सूकली या सिपू इसकी सहायक नदी है। एक और ध्यान रखना, पश्चिमी बनास नदी पर दोस्तों आबू शहर स्थित है। यहाँ इसके ऊपर 2 शहर स्थित है पश्चिमी बनास नदी पर, एक तो आबू और दूसरे का नाम है दोस्तों डिस्सा। आबू और डिस्सा, ये डिस्सा दोस्तों गुजरात राज्य का है और आबू अपना माउंट आबू सिरोही में है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध आबू शहर कौन सी नदी पर है? पश्चिमी बनास नदी पर। डिस्सा शहर जो गुजरात का है कौन सी नदी पर है? पश्चिमी बनास नदी पर। लूणी नदी की सहायक नदियों में दोस्तों आप इतना ध्यान रखना, बस इस आंकड़े का ध्यान रखना, ये जो छोटा सा शब्द है ना दोस्तों ये बड़ी अड़ी की मात्रा है, यानी अड़ी तो लूणी में पड़ी, अड़ी तो लूणी में पड़ी। कोई भी नदी का नाम के पीछे यदि अड़ी अक्षर जुड़े हो ना, अड़ी वर्ण, या मान लीजिए दोस्तों वह नदी लूणी की सहायक नदी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, लीलड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी आदि सहायक नदियां किसकी है दोस्तों? लूणी की सहायक नदियां हैं। जैसे यहां देखें दोस्तों, आपको मैं बता दूं, बांडी, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, खारी, सागी और जोजड़ी, ये दोस्तों लूणी की सहायक नदियां। लूणी की सहायक नदियों के नाम बताइए। लूणी की सहायक नदियां हैं लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी। ये 4 तो अड़ी वाली हो गई। इसके अलावा बांडी, बांडी के अलावा खारी, खारी के अलावा सागी
और एक इंपॉर्टेंट नदी तो भूल गए दोस्तों, जवाई नदी। कौन सी नदी भाई? जवाई नदी। ठीक है, ये लोणी की सहायक नदियां। अवनालिका अपर्दन जानते हो क्या दोस्तों? यदि इसके बारे में आपको और ज्यादा डिटेल्स से पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है अपना कक्षा 11 की ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ सकते हो दोस्तों। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है इसके बारे में। आपको मैं ही समझा देता हूं दोस्तों, ध्यान देके समझ लीजिए आप। होता क्या है दोस्तों, चंबल नदी तेज बहाव में बहती है और तेज बहाव में बहने के कारण दोस्तों ये अपने साथ जब मर्दा अपर्दन करती है, मर्दा अपर्दन दो प्रकार से होता है। एक तो पवन के द्वारा अपर्दन होता है, यानी पवन के द्वारा मिट्टी का उड़कर एक स्थान से दूसरा स्थान पर चले जाना। एक दूसरा होता है दोस्तों जल अपर्दन। जल अपर्दन में क्या होता है, मर्दा पानी के साथ बहकर चली जाती है। तो राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में जब चंबल नदी तेज बहाव में बहती है तो दोस्तों मर्दा का गहरा अपर्दन कर देती है, यानी अपने मार्ग में गहरी नालियां बना देती है दोस्तों। और जो गहरी नालियों वाला अपर्दन होता है ना, उसी को दोस्तों अवनालिका अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिका अपर्दन। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन पूरे भारत में, केवल राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए जो नदी जानी जाती है या जो नदी प्रसिद्ध है या जो कुख्यात नदी है, उसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है भाइयों? चंबल नदी राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है। अवनालिका अपर्दन एक जल अपर्दन का प्रकार है। बनास नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी ये दोस्तों अवनालिका अपर्दन के लिए नहीं जानी जाती। बनास नदी को वर्णासा नदी कहते हैं भाई। बनास नदी को कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? वर्णासा या बन की आस। वर्णासा या बन की आस कौन सी नदी को कहते हैं भाई? बनास नदी को। बनास नदी राजस्थान में कहां से निकलती है? बनास नदी राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियां जो राजसमंद जिले में है वहां से निकलती है दोस्तों। और बनास नदी सवाई माधोपुर जिले का जो रामेश्वरम स्थान है ना, उस रामेश्वरम स्थान पे जाके चंबल नदी में मिल जाती है। अतः बनास नदी का उद्गम तो होता है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और बनास नदी अपना जल डालती है सवाई माधोपुर में चंबल नदी में, जो इस नदी का संगम हो गया। आगे देखें, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक की पहाड़ी। यदि आपने भारत की ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी है दोस्तों मेरे द्वारा, तो आपको इस पहाड़ी का पता पूरी तरीके से होगा। बता दीजिए आप, अमरकंटक की पहाड़ी कौन से राज्य में है? अमरकंटक की पहाड़ी वर्तमान समय में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में। कई जगह दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी को मध्य प्रदेश में बताया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। सन 2000 से पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो वो क्वेश्चन दोस्तों उस समय के छपे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, घबराना ही नहीं है। यदि ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले अमरकंटक की पहाड़ी कहां स्थित है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे राज्य आ गए ना, तो मध्य प्रदेश आपका सही आंसर होगा। और यदि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऑप्शन में हो ना, तब छत्तीसगढ़ ही चॉइस करना, क्योंकि वर्तमान स्थिति के हिसाब से अमरकंटक की पहाड़ी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसी अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 3 नदियां। नदियां निकलना अच्छी बात है दोस्तों, एक पहाड़ी से 3 नदियां निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे खास बात क्या है इसकी? ये जो 3 नदियां निकलती है ना दोस्तों इस पहाड़ी से या इस पर्वत चोटी से, वो 3 अलग अलग दिशाओं में बहती है। 3 अलग अलग दिशाओं में। जैसे यहां से एक सोन नदी निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों उत्तर की ओर चली जाती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ऐसे ही अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है महानदी, और यह महानदी दोस्तों पूर्व की ओर जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहां से एक और नदी निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी, जो पश्चिम की ओर चल के अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसलिए 3 अलग अलग दिशाओं में जाती है दोस्तों, अलग अलग अपवाह तंत्रों में जाती है। कौन सी पहाड़ी की नदियां? अमरकंटक पहाड़ी की नदियां। तो नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, सोन भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और महानदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। उस अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली महानदी के बारे में भी आप ध्यान रखना। इसी महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा नहीं, पूरे भारत का सबसे लंबा नहीं, पूरी दुनिया का भी सबसे लंबा बांध है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, संसार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में।
कौन सी नदी पर? महानदी पर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताओ। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा भाई? टिहरी बांध। कहां स्थित है ये? उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी गंगा की मूल धारा है जो गौमुख या गंगोत्री मृत से निकलती है। कंसेप्ट क्लियर है ना भाइयों? ठीक है, एक लास्ट कंसेप्ट और क्लियर कर लो। यहां नर्मदा नदी आ गई ना सामने, तो रहा नहीं जा रहा दोस्तों मेरे से। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से बहती है। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों के नाम बताओ, नर्मदा और ताप्ती। रिफ्ट या भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? दो ब्लॉक पर्वत होते हैं साइडों में, और उन दो ब्लॉक पर्वतों के बीच में एक तंग घाटी होती है जिसे रिफ्ट घाटी कहते हैं या भ्रंश घाटी कहते हैं। तो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। इन दोनों के बारे में एक और क्वेश्चन सुन लो यार भाई, रहा नहीं जा रहा, करूं क्या मैं? जितना ज्यादा कंटेंट आ रहा है एग्जाम के लायक, जो कंटेंट आते हैं ना वो बताए बिना रहा ही नहीं जाता मेरे से। नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी नदियां हैं जो नदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब नदमुख या एस्चुरी क्या होती है? जब नदियां मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाए। डेल्टा तो क्या होता है? जब नदी सागर में जाके मिलती है ना, तो अपने मुख को डायरेक्ट ऐसे सीधा ले जाके नहीं बना देती, अपने मुख को फैला लेती है, यानी सागर में मिलते समय अपने अपवाद क्षेत्र को फैला लेती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। आगे बात समझो। लेकिन ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाए और डायरेक्ट चट्टान से नीचे झरने की तरह गिर जाए, डायरेक्ट सागर में गिर जाए, ऐसी आकृति को नदमुख या जवार नदमुख या एस्चुरी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती भारत में एस्चुरी या नदमुख बनाने वाली नदियां। हर एग्जाम में दोस्तों थार के मरुस्थल में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इन चारों में से लगभग कोई ना कोई एक होता ही है। देखिए लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज थार का घड़ा है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, या सरप की प्रजाति है, या फिर जलपट्टी है? अपना सही आंसर तो हो गया जलपट्टी। पूछ रहा है लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जलपट्टी है भाई। यहां होता क्या है दोस्तों? जैसलमेर जिले में दो जगह है, एक तो पोखरण और दूसरी मोहनगढ़। पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबा जो हरा भरा क्षेत्र है ना, उसी क्षेत्र को दोस्तों भूगर्भिक जलपट्टी कहते हैं, या उसी को लाठी सीरीज कहते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ प्राचीन समय में यानी ऋग्वैदिक काल में इधर से सरस्वती नदी बहती थी, तो उस सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है इस एरिया को। और यहाँ पर दोस्तों मीठे जल के कुएं मिलते हैं, इस क्षेत्र में मीठा जल मिलता है। यदि पूरे जैसलमेर में देखा जाए ना, तो ज्यादातर भागों में दोस्तों लवणीय जल है, खारा जल है। लेकिन ये जो जलपट्टी है, भूगर्भिक जलपट्टी है, जो ये लाठी सीरीज है, यहाँ का जल दोस्तों बहुत मीठा है, अमृत जैसा जल है दोस्तों। और जैसलमेर में इसी भूगर्भिक जलपट्टी में एक गांव है दोस्तों, चांदन गांव। उस चांदन गांव में एक नलकूप है, या मीठे जल का पेयजल का एक स्रोत है, जिसको चांदन नलकूप कहते हैं। उस चांदन नलकूप का जल इतना ज्यादा मीठा है कि उसे थार का घड़ा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है थार का घड़ा किसे कहते हैं? चांदन नलकूप को कहते हैं। और ये कहां है? जैसलमेर में है। चांदन नलकूप क्या है? एक मीठे जल का कुआं है, जिसका जल अमृत के समान बहुत मीठा है दोस्तों। आकल वुड फॉसिल्स पार्क क्या है? आकल जैसलमेर का गांव। वुड यानी यहाँ पर लकड़ी के पार्क मिले हैं, जीवाश्म अवशेष मिले हैं। आकल गांव में प्राचीन समय के लकड़ी के अवशेष मिले हैं, करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष, जुरेसिक वर्ल्ड के अवशेष। जिस समय डायनासोर का राज था, उस समय जो बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे, उन वृक्षों के अवशेष आज भी यहाँ पर दोस्तों सुरक्षित है। यानी मरुस्थल में जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर दोस्तों इनको संरक्षित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आकल वुड फॉसिल्स पार्क या आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। सरप की प्रजाति तो पीवड़ा, पहले ही पढ़ा चुका हूं इसके बारे में तो मैं। ये बहुत ही खतरनाक जहरीला सरप होता है, जो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, पीवड़ा क्या है? एक सरप की प्रजाति है रेगिस्तानी क्षेत्र में। जलपट्टी अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो ही गया। लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जलपट्टी है। थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं।
आकलूड फॉसिल्स पार्क एक जीवाश्म पार्क है जैसलमेर जिले के अंदर है। पियोना एक सरप की प्रजाति है। तो दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए और आपकी तैयारी की रणनीति को और ज्यादा बेहतर और मजबूत बनाए। दोस्तों यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोज मैं जो वीडियो क्लास आपके लिए डालता हूं उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके इनबॉक्स में आ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अपने एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राम राम सा। भारत का प्राचीन नाम बताइए। भारत का ही प्राचीन नाम पूछ लिया दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत को सिलोन कहा जाता था, निप्पो कहा जाता था, दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है या जम्बू द्वीप कहा जाता है? इधर डायरेक्ट आंसर बताऊं तो सही आंसर ये हो गया जम्बू द्वीप। भारत को प्राचीन समय में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। सिलोन यानी श्रीलंका, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है भाई? सिलोन। ध्यान रखना, श्रीलंका हाल के समय में आर्थिक मंदी से गुजरा है। क्वेश्चन आ जाए दक्षिणी एशिया के उस देश का नाम बताइए जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, उस देश का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय देश भी है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष, यानी श्रीलंका में तमिल जाति और सिंगली जाति इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। यहाँ सिंगली जाति का दबदबा है और सिंगली जाति के लोगों का यह मानना है कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की छूट देने में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप। निप्पो ये दोस्तों जापान का प्राचीन नाम है भाई, जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पो। दक्षिणी रोडेशिया ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका का देश है दोस्तों, या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया, जापान का निप्पो, श्रीलंका का सिलोन, भारत का जम्बू द्वीप। थार के बारे में सत्य नहीं है, थार मरुस्थल के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल, है क्या भाई? बिल्कुल सही जवाब है। दुनिया में सर्वाधिक आर्द्रता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल ही है। क्या सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी थार का ही है? बिल्कुल सही बात है भाई लोगों। दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। इस थार के मरुस्थल में अनेक जनसंख्या पाई जाती है, यानी कितनी जनसंख्या पाई जाती है देख लीजिए। जनसंख्या का बंटवारा यहाँ आपके सामने पहले ही रखा गया है। सबसे ज्यादा राजस्थान की जनसंख्या 40% थार के मरुस्थल में पाई जाती है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा जीवों वाला मरुस्थल है राजस्थान के बाड़मेर, ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जो पशुधन पालन के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पशुधन बाड़मेर में ही पाया जाता है, तो बाड़मेर में पशुधन भी पाया जाता है, मानव भी रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, या अनेक प्रकार के और भी जीव पाए जाते हैं। तो जीव, जंतु, वनस्पति, मानव, इन सभी के सामूहिक रूप को जैव विविधता बोला जाता है या जैव विविधता कहा जाता है। और ये सभी प्राणी और सभी जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी थार का मरुस्थल ही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, पूरी दुनिया में चले जाओ आप, इतनी जनसंख्या किसी मरुस्थल में नहीं मिलेगी। जनघनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व टोक्यो देश का है। भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार राज्य का है। और यदि किसी देश के बारे में क्वेश्चन पूछ ले कि दुनिया में, टोक्यो तो शहर है, टोक्यो जापान का शहर है जहां विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। लेकिन देशों की बात की जाए तो मोनाको जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। उच्च जनघनत्व कहां है? मोनाको देश में। किसी शहर की बात की जाए तो टोक्यो जापान। भारत में यदि बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। और राजस्थान में बात करें तो जयपुर बता देना, जयपुर में सबसे ज्यादा जनघनत्व है।
सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल, यही गलत हो गया ना अपने क्वेश्चन का आंसर। थार के मरुस्थल के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, तो ये सबसे शुष्क मरुस्थल नहीं है। सबसे शुष्क मरुस्थल तो भाइयों अटाकामा का मरुस्थल है जो चिली देश में है। यहाँ एक बूंद भी बरसात नहीं होती, इसलिए इसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए अपना, डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों डूंगरपुर में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो राजस्थान में पहाड़ियों की नगरी डूंगरपुर को ही कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखना, राजस्थान में पहाड़ियों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। डूंगरपुर का ही पड़ोसी भाई है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा यानी बांस वृक्षों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे बांसवाड़ा कहते हैं। और बांसवाड़ा में ध्यान रखें दोस्तों, इसे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 100 टापुओं का शहर कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, टापू क्या होता है? जो द्वीप होता है ना, द्वीप नदी में बढ़ता है, बड़े महासागर में बढ़ता है, जबकि टापू एक झील या तालाब में बढ़ता है। तो झील या तालाब में स्थित ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों ओर पानी हो, टापू कहते हैं उसको। आगे बात समझ में, तो 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में पहाड़ों की नगरी या डूंगरों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। और डूंगरपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी भाग है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखें, क्या उसको मेवात कहते हैं, भोमट कहते हैं, मेवल कहते हैं, या डूंडाड़ कहते हैं? दोस्तों मेवात में तो अलवर जिला आता है, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में दोस्तों मेव जाति के लोग रहते हैं। कौन सी जाति के लोग? मेव जाति के लोग, इसलिए इस क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। अलवर भरतपुर में मेव जाति के निवास वाले एरिया को मेवात कहा जाता है। फिर भोमट क्या है? भोमट भील जनजाति का क्षेत्र है भाई। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में भील जनजाति का जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। यहां दोस्तों डूंगरपुर का नाम भी आया है, लेकिन हम इसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, क्योंकि ये भील जनजाति के बारे में पूछता तो भोमट बता देते भाई उदयपुर और डूंगरपुर में भील जनजाति के क्षेत्र को भोमट कहते हैं। लेकिन ये तो पहाड़ों के बारे में पूछ रहा है कि डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं? डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को मेवल कहते हैं क्या? ये बिल्कुल सही जवाब है। डूंगरपुर के पहाड़ी भाग को मेवल के नाम से जानता है। डूंडाड़ तो दोस्तों जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र को डूंडाड़ कहते हैं। डूंडाड़ शब्द ढूंढ नदी से बना है या डूंडाड़ी भाषा के कारण बना है। इस क्षेत्र में, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में डूंडाड़ी भाषा बोली जाती है, या पहले कोई ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए दोस्तों इसको डूंडाड़ कहा जाने लगा। आगे ही बात समझ में, तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में थार के मरुस्थल से कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट निकाले हैं मैंने आपके लिए। भारत का प्राचीन नाम बताइए। भारत का ही प्राचीन नाम पूछ लिया दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत को सिलोन कहा जाता था, निप्पो कहा जाता था, दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है, या जम्बू द्वीप कहा जाता है? इधर डायरेक्ट आंसर बताऊं तो सही आंसर ये हो गया, जम्बू द्वीप। भारत को प्राचीन समय में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। सिलोन यानी श्रीलंका, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है भाई? सिलोन। ध्यान रखना, श्रीलंका हाल के समय में आर्थिक मंदी से गुजरा है। क्वेश्चन आ जाए, दक्षिणी एशिया के उस देश का नाम बताइए जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। उस देश का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय देश भी है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष, यानी श्रीलंका में तमिल जाति और सिंगली जाति, इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। यहाँ सिंगली जाति का दबदबा है और सिंगली जाति के लोगों का यह मानना है कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की छूट देने में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप। निप्पो ये दोस्तों जापान का प्राचीन नाम है भाई। जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पो। दक्षिणी रोडेशिया ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका का देश है दोस्तों, या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया, जापान का निप्पो, श्रीलंका का सिलोन, भारत का जम्बूद्वीप। पीवणा क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये। पीवणा क्या है? क्या बालू का स्तूप है, क्या मरु महोत्सव है, या एक सरप की प्रजाति है, या फिर एक घास का प्रकार है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। पीवणा एक सरप की प्रजाति है जो थार के मरुस्थल में पाई जाती है।
थार के मरुस्थल में दोस्तों ये एक जहरीला सर्प है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पीवड़ा सोते हुए व्यक्ति के मुख में गरल छोड़ देता है, जहर छोड़ देता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो पीवड़ा एक सर्प की प्रजाति है जो मुख्य रूप से थार के मरुस्थल में पाई जाती है। दुनिया में दोस्तों एक और खतरनाक सर्प की प्रजाति है, वो है एनाकोंडा। कौन सा है? एनाकोंडा। और एनाकोंडा सर्प दोस्तों ये पाया जाता है अमेजन बेसिन के जंगलों में, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। देखो घास का प्रकार, घास के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कभी भी तो आपसे सेवण घास के बारे में पूछेगा। सेवण, धमन, करड़, अंजन क्या है? ये एक प्रकार की घासें हैं या घास के प्रकार है जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। इस घास के प्रकारों के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। देख लेना सेवण क्या है, एक घास का प्रकार। रही बात मरु महोत्सव, मरु महोत्सव तो दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मरु महोत्सव, महोत्सव यानी मेला, पर्व, उत्सव। मेले, पर्व, उत्सव में क्या करते हो? मजे करते हो। क्या करते हो भाई? मजे। तो मरु का मैं, जैसलमेर का जय, मजे कीजिए आप। ट्रिक है, याद रखना, मजे यानी मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला ऑप्शन देखिए, बालू का स्तूप क्या है? रेगिस्तान में दोस्तों रेत के जो टिब्बे पाए जाते हैं या रेत की जो मेहराबदार आकृति पाई जाती है ना, रेत की, बालू की, रेत की, उसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। यानी रेत के जो बड़े बड़े टिब्बे होते हैं उन्हीं को ही बालू का स्तूप कहा जाता है। ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अर्धचंद्राकार हो सकते हैं, वायु के समांतर हो सकते हैं, वायु के समकोण हो सकते हैं, लहरदार हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, हाड़ौती का पठार, इसमें कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, यहां जो मृदा बनी है वो लावा से निर्मित पठार से बनी है। और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा जमने से मृदा बनती है वो हमेशा दोस्तों काली मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। और उस काली मृदा में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। या पूरे भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है ना, वो काली मृदा ही होती है। इसलिए कपास के लिए उपयुक्त होने के कारण इस काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है। और काली मृदा को आधुनिक मृदाओं के वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वर्टिसोल्स। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं काली मृदा ही मिले। पूछे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कपासी मृदा किसे कहते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसे आ जाए काली मृदा को, लाल मृदा को या भूरी मृदा को, तो आपको सही जवाब देना है काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये नाम नहीं दिए गए, आधुनिक मृदाओं के वर्गीकरण दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको दे देगा एल्फीसोल है क्या, एरिडोसोल है क्या, वर्टिसोल है क्या, ऐसे कुछ नाम दे देगा दोस्तों। तो उसमें ध्यान रखना काली मृदा को वर्टिसोल्स कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन देखें, हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा या रेगूर मृदा? देखो आपके यहाँ कंफ्यूज पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है ना काली मृदा, कपासी मृदा और वर्टिसोल्स के बारे में, उसमें दोस्तों रेगूर नाम नहीं मिला, या फिर इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी नाम उनसे नहीं मिलता। न तो वर्टिसोल है ऑप्शन में, न काली मृदा है और ना ही कपासी मृदा है। लेकिन आपका यहाँ सही आंसर होगा दोस्तों रेगूर मृदा। कौन सी मृदा होगा? रेगूर मृदा। इसी काली मृदा को रेगूर या रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना काली मृदा के 4 नाम है, काली मृदा, वर्टिसोल्स, कपासी मृदा, रेगूर मृदा या रेगर मृदा। कंसेप्ट क्लियर है? ओके। बाकी देख लीजिए, जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। स्वाभाविक सी बात है, मैदान का नाम आते ही ये सोच लेना कि मैदानों में मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। तो नदियों के द्वारा निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं भाई। कौन सी मृदा कहते हैं? जलोढ़ मृदा। पर्वतीय मृदा,
पर्वतीय मृदा दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और ये मृदा पत्थर के रंग के अनुसार होती है। यदि पत्थर पीला है तो पीले रंग की मृदा, यदि पत्थर लाल है तो लाल रंग की मृदा। ठीक है। एक बालू मृदा या बलुई मृदा, ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है, रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है, बालू का स्तूपों के रूप में पाई जाती है। ये जो बालू रेत होती है इसमें मृदा के कण मोटे होते हैं, ह्यूमस तत्वों की कमी होती है, नमी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं। शेखावाटी में शामिल नहीं है, शेखावाटी में शामिल नहीं है। भाई शेखावाटी, तोरावाटी, कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। सही बात बताए तो सीकर भी शेखावाटी में आता है, चूरू भी आता है और झुंझुनू भी आता है। शेखावाटी यानी शेखा जी के द्वारा बसाया गया था। ये सीकर वाला जो एरिया है, शेखावाटी वाला जो एरिया है, वो शेखा जी के द्वारा बसाया गया था, इसलिए दोस्तों इसे शेखावाटी कहते हैं। शेखावाटी दोस्तों एक बोली भी है, शेखावाटी एक क्षेत्रीय बोली भी है जो राजस्थान के इन सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। तो शेखावाटी में शामिल कौन सा नहीं है? शामिल नहीं है नागौर। नागौर शेखावाटी में शामिल नहीं है। शेखावाटी में केवल 3 ही जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहां दोस्तों ध्यान रखना, आप सीकर में दोस्तों पूरे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध हर्ष की पहाड़ी है, हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर। या हर्ष की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। सीकर जिले के बारे में 2 सबसे प्रसिद्ध खतरनाक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। एक तो प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर और एक प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर। प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर और प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर, ये दोनों ही सीकर जिले में आते हैं। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर भी दोस्तों सीकर जिले में आते हैं। हर्षनाथ भेरू और जीण माता का मंदिर तो दोस्तों पास पास में ही है, सीकर जिले के रेवासा क्षेत्र में पड़ता है ये। और ये जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है ना दोस्तों, ये रिंगस क्षेत्र के पास में ही पड़ता है। बहुत लोकप्रिय देवता है दोस्तों खाटू श्याम बाबा। वर्तमान समय में इनकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है दोस्तों। प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी और द्वादशी को दोस्तों खाटू श्याम बाबा का मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान में प्रसिद्ध खाटू श्याम का मंदिर कहां पर है? सीकर जिले में। प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर भी कहां पर है? सीकर जिले में। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर भी कहां पर है? सीकर जिले में है। ठीक है दोस्तों। एक चूरू, चूरू दोस्तों राजस्थान में चूरू में है सालासर बालाजी का मंदिर। पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों सालासर बालाजी का मंदिर। क्वेश्चन आ जाए, सालासर हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? चूरू जिले में है। कौन से जिले में है? चूरू जिले में। राजस्थान में एकमात्र ऐसा बालाजी का मंदिर है जिस मंदिर में मूर्ति डाडी मूंछ वाले हनुमान जी की है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान में एकमात्र डाडी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? सालासर गांव चूरू में है। झुंझुनू, झुंझुनू तो दोस्तों तांबा जिला है। राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को। बीकानेर वही रियासत है दोस्तों जिसकी स्थापना राव बीका ने की थी और बीकानेर में राठौड़ राजवंश है, इस बात का ध्यान रखना। बीकानेर के राठौड़ों की जो महत्वपूर्ण देवी है, जो इष्ट देवी है, उसका नाम है करणी माता और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में चूहों वाली देवी के नाम से किसे जाना जाता है? करणी माता को। और करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोक बीकानेर में है, जो राठौड़ों की इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, जबकि जोधपुर के राठौड़ों की जो इष्ट देवी है वह नागणेची माता है। आप इतना ध्यान रखना। करणी माता के बारे में एक और ध्यान रखना दोस्तों, करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे बहुत प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं ना, उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए, काबा क्या है? करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे देखे जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में काबा के नाम से जाना जाता है।